नमस्कार दोस्तों, मैं YouTube चैनल हिंदी एजुकेशन अड्डा पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम मंजय है। हम जो है हिंदी के टॉपिक आज शुरू करने वाला है और हमारा जो पहला टॉपिक का नाम है वर्णमाला। वर्णमाला। अब वर्णमाला शुरू करेंगे, उससे पहले जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वर्ण किसे कहेंगे? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली यही पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई हम वर्ण कहते हैं। तो अब आता है भाषा। तो दोस्तों भाषा के बारे में जानते हैं। तो भाषा किसे कहेंगे? संस्कृत के भाष शब्द से मिलकर बना होता है। संस्कृत के भाष शब्द से मिलकर बना होता है। भाष का अर्थ होता है बोलना। यानी कि अगर डायरेक्ट लैंग्वेज में बोला जाए कि भाषा का मतलब क्या होता है, भाषा का मतलब होता है बोलना। और संस्कृत के भाष धातु से मिलकर, भाष शब्दों से मिलकर बना होता है। अब देखिए, भाष कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ लेता है कि भाषा जो किस शब्द से मिलकर बना होता है, संस्कृत के भाष शब्द से मिलकर बना होता है। ठीक है दोस्तों, संस्कृत के भाष शब्दों से मिलकर बना होता है। अब देखिए भाषा, अब भाषा क्या है? भाषा की छोटी इकाई होती है वाक्य। वाक्य से छोटी इकाई होती है उपवाक्य। उपवाक्य की छोटी इकाई होती है पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई होती है पद, जिसे हम शब्द भी बोलते हैं। शब्द की छोटी इकाई होती है अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई होती है ध्वनि या वर्ण। तभी बोला था भाषा की सबसे छोटी इकाई। देख लीजिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गया? वर्ण हो गया दोस्तों। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। तो ये था हम वर्ण के बारे में। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण हो गया। अब आते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गया? वर्ण हो गया। अब देखिए, आप ऐसे जैसे मैं बना रहा हूं, आप डायग्राम सिर्फ इसी तरह बना लीजिए। एक बार पढ़ना है, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है। फिर आता है वर्णमाला। अब देखिए दोस्तों, वर्णमाला किसे कहेंगे? पहले तो जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। हम थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन आपको कराना चाह रहा हूँ। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णमाला जो होता है वर्णों का व्यवस्थित समूह। क्या होता है? वर्णों का व्यवस्थित समूह, उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है जिसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वर्णों का व्यवस्थित समूह का मतलब होता है, जैसे हम यहाँ स्वर लिखते हैं, स्वर जैसे वर्ण का व्यवस्थित समूह हो गया, जैसे अ हो गया, आ हो गया, मतलब सीरियल वाइज जितने आ ई जितने भी होते हैं, यानी कि अंग और अ तक होता है वैसे। ठीक है, अंग और अ तक होता है, मतलब टोटल जो स्वरों की संख्या होती है वो 13 होती है। लेकिन हम आज एनसीईआरटी की पुस्तक से पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक के लेवल से ये हम जो वर्णमाला पढ़ रहे हैं, इसमें एनसीईआरटी में जो है स्वरों की संख्या 11 दी जाती है। 11 क्यों होती है? जो ये अंग है आ ना, उच्चारण के आधार पर ना ये व्यंजन होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये व्यंजन होते हैं। वैसे लेखन के आधार पर तो स्वर होते हैं। हम अगर टोटल कुल स्वर की बात करेंगे तो 13 होता है, लेकिन वैसे स्वर देखे जाए मूल रूप से स्वर 11 ही होते हैं। ये दोनों व्यंजन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आते हैं स्वर। अब आया हमारे पे स्वर। तो आज हमारा जो मेन जो टॉपिक रहेगा, हम स्वर के बारे में ही पढ़ाएंगे। आज हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है स्वर। ठीक है दोस्तों, स्वर। अब देखते स्वर किसे कहेंगे दोस्तों। अब स्वर आता है तो स्वर का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र का मतलब इसके मतलब ऐसे वर्ण जिनमें कोई दूसरा वर्ण हस्तक्षेप ना हो, स्वतंत्र हो अपने आप, जैसे अ आ ई, जैसे अभी हमने लिखा था अ से अंग तक, तो ये होते हैं स्वर। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन क्या होता है? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। अब हम स्वर के बारे में, आज हमारा जो मेन जो टॉपिक रहेगा स्वर। दोस्तों जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आप उसी तरह से आप अपना नोट्स बना लीजिए। एक बार नोट्स बनाना है, और इससे अलावा एग्जाम में कहीं नहीं पूछते हैं। और एक बार आप नोट्स बना लीजिए। एक बार नोट्स जब बन जाएगा उसके बाद बस कुछ नहीं करना है आपको, इसी के रिवाइज करना है, और रिवाइज ही करना है, आपको रटना नहीं है। आज हम इस तरीके से पढ़ेंगे, रटने वाला कुछ काम नहीं होगा, सिर्फ हमें पढ़ना है। तो देखिए, आज हम अब पढ़ रहे हैं हम स्वर। स्वर का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को हम स्वर कहते हैं। अब करते हैं हम स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, स्वरों का वर्गीकरण
करण, थोड़ा मेरी राइटिंग थोड़ी वैसी है, बस उस पे मत जाइए, आपको समझ में आना चाहिए। स्वरों का वर्गीकरण में हम जो पहला जो हम वर्गीकरण हम कर रहे हैं, जिसमें आज हम करेंगे मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर इस स्वरों का वर्गीकरण हम 3 भागों में करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला जो आता है हमारा ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मूल स्वर। दूसरा जो आता है हमारे यहाँ आता है दीर्घ स्वर। और तीसरा जो आता है हमारा ये होता है कुलुप्त स्वर। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना है आप लोगों को, जो ये लिखे हैं ना इसी के मतलब इसी के मीनिंग समझना है, आपको रटना नहीं है। रट के कुछ नहीं आता है भाई, रट के आज रटिएगा 10-15 दिन बाद भूल जाना है। हमको इसके बारे में समझना है। मेन टॉपिक जो है, जो एक बार आप समझ लीजिएगा ना, एक बार माइंड में आपका सेट हो गया, कभी नहीं भूलेगा। अब देखिए, ह्रस्व का मतलब होता है कम समय, ह्रस्व का मतलब होता है कम समय। कुल मिला के बात यह आएगी कि ऐसे वर्ण या ऐसे स्वर जिनके उच्चारण करने में कम समय यानी एक मात्र का समय लगे, मतलब कम समय लगे, तो उन्होंने क्या बोलेंगे? ह्रस्व स्वर। और वो स्वर कौन कौन से होते हैं? एक तो अ होता है, एक ई होती है, एक उ होता है और एक री होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण करने में कम समय लगे उसे ह्रस्व या मूल स्वर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है दीर्घ स्वर। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ वैसे, लेकिन हम इसमें समझ में आना चाहिए तेज क्या बोलना। फिर आता है ह्रस्व के बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहेंगे? कि वे स्वर जो ह्रस्व से ज्यादा समय, जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व से ज्यादा समय लगे, क्योंकि हम उच्चारण काल के आधार पर बोल रहे हैं, तो उच्चारण काल के आधार पर ही हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ह्रस्व से ज्यादा समय लग रहा है उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ये होता है आ, देखिए अ बोल के देखिए तो कम समय लग रहा है, आ बोल के देख रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा समय, ऐसे हो गया ई हो गया। ठीक है, ई बड़ी, ऊ हो गया बड़ा ऊ, ए ओ औ, और एक आ वाला ये वाला आओ भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे इस दीर्घ स्वर किसे बोलेंगे? ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है इसमें। ठीक है, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण करने में ह्रस्व से ज्यादा समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर। उसके बाद आता है कुलुप्त स्वर। कुलुप्त स्वर को ना दो चीज और बोलते हैं, इसे उछलता हुआ स्वर भी बोलते हैं दोस्तों, उछलता हुआ स्वर, और इसे बहुमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। एक और बोलते हैं इसे बहुमात्रिक स्वर। ठीक है दोस्तों, इसे उछलता हुआ स्वर और बहुमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। अब कुलुप्त स्वर का डिफिनेशन क्या होगा? कि इसका डिफिनेशन होगा कि दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है। ठीक है, कुलुप्त स्वर का ऐसे स्वर जिनके उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगे उनको बोलते हैं कुलुप्त स्वर। अब इनका उच्चारण करने में ज्यादा समय इसलिए लगता है, जैसे हम लिखते हैं ओम। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखते हैं हम ऐसे ओम, ऐसे राम, इनको उच्चारण करने में दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है, उनको क्या कहते हैं? कुलुप्त स्वर। और इनका ना उपयोग संस्कृत में नाटकीय सम्मान में किया जाता है ज्यादातर। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि नाटकीय संवाद में किन स्वरों का प्रयोग किया जाता है, तो ये कुलुप्त स्वर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब जैसे ओम लिखे हम, राम, इनको बोलते हैं दोस्तों अवग्रह चिन्ह। इनको क्या बोलते हैं? अवग्रह चिन्ह। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ देगा कि इन सब चिन्हों को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं अवग्रह चिन्ह। ठीक है दोस्तों, तो ये स्वरों का हम वर्गीकरण कर रहे थे। पहला हम मात्रा उच्चारण काल के आधार पर स्वरों को बोला, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, कुलुप्त स्वर। ठीक है, कुलुप्त स्वर को एक और बोलते हैं उछलता हुआ स्वर भी बोलते हैं, इसे बहुमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। और इसका संबंध जो नाट्य के संवाद में किया जाता है, हे राम, जैसे ओम, ऐसे करके, जो जिनको मतलब दीर्घ से भी ज्यादा उच्चारण करने में समय लगता है उनको बोलते हैं कुलुप्त स्वर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम आज स्वरों के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो स्वरों का वर्गीकरण कर रहे हैं। ठीक है, पहला हमारा उच्चारण काल के आधार पर आ गया। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो हम करेंगे स्वरों का वर्गीकरण, वो जीव के आधार पर करेंगे। ठीक है दोस्तों, जीव के आधार पर दोस्तों एक गुजारिश आपसे है कि अब जैसे जैसे मैं ये बना रहा हूँ डायग्राम, वैसे आप नोट्स बना लीजिए। एक बार नोट्स बनाना है, उसके बाद कहीं भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्वरों से जो मैं एक बार जो पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद कहीं भी इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं आने वाला है आपका। ठीक है, अब देखते हैं जीव के आधार पर। तो जीव के आधार पर दोस्तों इसको ना 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, 3 भागों में। वो 3 भाग कौन कौन सा हो गया आपका, देख लेते हैं। एक तो होता है अग्र वाला भाग, जीव की बात हो रही है दोस्त, याद रखना, ये अग्र वाला भाग जीव की,
ये मध्य वाला भाग जीभ की, और ये हो गया पश्य वाला भाग, पश्य वाला भाग। ठीक है दोस्तों, पश्य का मतलब पीछे वाला भाग। ठीक है, अग्र वाला भाग में कौन कौन से स्वर आएंगे? हमारा जो होता है ई, 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 ए और आए, ये स्वर आता है अग्र वाला। देखिए बोल के पता लगेगा, आप बोलिए ई, ए, आए। हम ना प्रैक्टिकल करके, जितना आप प्रैक्टिकल कीजिए उतना फायदा होगा। हम ये सब चीजों को ना प्रैक्टिकल करेंगे, एक बार माइंड में रटना नहीं है। रटिएगा तो आज रटिएगा, 15 दिन बाद भूल जाएगा। ये बात मैंने पहले बताया आपको। ठीक है, आप इन सब स्वरों को ना अपने प्रैक्टिकल, जितना आप प्रैक्टिकल कीजिएगा उतना फायदा होगा। ठीक है, मध्य में होता है अ। अब आप बोल के देखिए अ, तो जीभ का मध्य वाला भाग से ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्त, अब जो बचा वो पश्चिम वाला में भाग में चला जाएगा। जैसे कौन कौन सा बचा? आ हो गया, ऊ हो गया, ऊ हो गए। ठीक है, आ, ऊ, ओ, औ, और एक और आता है आओ। ठीक है दोस्त, ये वाला भी, इसको भी पश्चिम वाले भाग में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये था जीभ के आधार पर स्वरों को 3 भागों में गया है। अग्र भाग में ये ई, ए, मध्य भाग में अ, पश्चिम भाग में आ, उ, ओ, औ, आओ। ठीक है दोस्त, ये जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। हम जो आज जो मेन हमारा जो टॉपिक है स्वर है, इनका वर्गीकरण कर रहे हैं कि किसके किसके आधार पर कौन कौन से स्वर कहां से बांटे गए हैं। ठीक है दोस्त, अब आता है तीसरा, आता है हमारा मुख द्वार। मुख द्वार खुलने के आधार पर। ठीक है दोस्तों, मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कर रहे हैं। ठीक है, मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों को ना दोस्त 4 भागों में बांटा गया। देखिए मैं एक बार और फिर से बोल रहा हूं आपको कि जैसे जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूं, सिर्फ आपको वैसे ही बनाना है। एक बार आप नोट्स बना लीजिए, उसके बाद हिंदी में आप कहीं भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे, ये मेरा गारंटी है। तो मुख द्वार खुलने के आधार पर आता है, जो पहला होता है विवृत, विवृत मुखी। ठीक है दोस्तों, विवृत मुखी। विवृत मुखी का मतलब देखिए, इसे नाम से पता, मैंने कहा आपको जो चीज लिखा है ना उससे कंफर्म कर लीजिए, उसी से पता लग जाइए, रटने की जरूरत नहीं होगा कि विवृत मुखी कौन सा होता है। विवृत मुखी का होता है मुख द्वार जो होता है ना पूरा खुलता है। जैसे मुख द्वार, जिस ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में मुख द्वार पूरा खुले उन्हें विवृत मुखी कहते हैं। जैसे आ बोल के देखिए, आप प्रैक्टिकल करके देखिए, आप बोलिए आ, मुख द्वार आपका पूरा खुलेगा। ठीक है, आप बोलने पे आप बोलिए, प्रैक्टिकल आप खुद प्रैक्टिकल करिए यार, इन स्वरों का ना खुद प्रैक्टिकल करेंगे, जितना आप खुद से करेंगे उतना आएगा। आप बोलिए आ, मुख द्वार आपका पूरा खुलता है। और एक फिर दूसरा होता है अर्ध समृद्ध। ठीक है, अर्ध विपरीत, सॉरी, अर्ध विपरीत। अर्ध विपरीत का मतलब देखिए नाम से पता लग रहा है, अर्ध का मतलब आधा। ऐसे ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में आधा जो है मुख द्वार आधा खुले, तो ये कौन कौन से होते हैं? अ होते हैं, ए होते हैं, ए होते हैं, ए, औ और एक आ वाला। ठीक है, इनका उच्चारण करने में ना मुख द्वार आधा खुलता है। ठीक है, ये होता है अर्ध विपरीत। फिर तीसरा आता है यहाँ पे अर्ध समृद्ध, अर्ध समृद्ध। ठीक है दोस्तों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं और बेहतर से बेहतर बोलने की कोशिश और बेहतर पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अभी तो फिलहाल हमारा ये चल रहा है, आज का पहला जो चैप्टर है ये वर्णमाला चला है। इस बार आता है तीसरा, आता है अर्ध समृद्ध। तो अर्ध समृद्ध में आता है दोस्तों दो स्वर, कौन कौन से? ए और ओ, ये आते हैं अर्ध समृद्ध में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा समृद्ध दोस्त। ठीक है, समृद्ध का मतलब होता है मुख द्वार जो होता है पूरा बंद होता है। क्या होता है? पूरा बंद होता है। इसमें मुख द्वार पूरा खुलता है, इसमें पूरा खुलता है, और समृद्ध में पूरा बंद होता है। तो ये कौन कौन से होते हैं? देखिए ई, ऊ और ऊ। इनके उच्चारण आप ना इनको प्रैक्टिकल करके देखिए, इनको उच्चारण करने में मुख द्वार आपका पूरा बंद रहेगा। देखिए बोल के देखिए, ई, ऊ, मुख द्वार जो है पूरा, ई, ऊ, मुख द्वार पूरा बंद रहता है। तो ये था हमारा तीसरा, जो मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। अब एक और आता है हम यहाँ पे ओटो के आधार पर। ठीक है दोस्त, लास्ट है वो ओटो के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण में एक जो लास्ट है वो होता है ओटो के आधार पर। ठीक है दोस्तों, ओटो के आधार पर, ओटो के आधार पर ना दोस्त 2 भागों में इसको बांटा गया है। ओटो के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। ठीक है दोस्त, एक होता है अवृत मुखी, अवृत मुखी, दूसरा होता है वृत्त मुखी। ठीक है, ये ओट की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक होता है अवृत मुखी, दूसरा होता है विवृत मुखी। अवृत का मतलब होता है
वृत्तमुखी का मतलब होता है कि ये जो ओठ जो है ना गोलाकार नहीं होगा, इनका उच्चारण करने में जो हमारा ओठ है ये गोलाकार नहीं होगा। तो कौन कौन से होते हैं? ये तो अ, आ, बोल के देखिए, आप बोलिए अ, आ, ई, ए, ऐ। इनके उच्चारण करने में ना जो है ओठ जो है गोलाकार नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इनके उच्चारण करने में ओठ जो है गोलाकार नहीं होगा। दूसरा होता है वृत्तमुखी। वृत्त का मतलब होता है गोलाकार होगा। ऐसे वर्ण, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण करने में हमारा जो ओठ जो है गोलाकार होगा उनको बोलते हैं वृत्तमुखी। और वो कौन कौन से होता है? उ, ओ, औ, और एक होता है आ वाला, ये। ठीक है दोस्त, तो ये था वृत्तमुखी। अब ये था ओठों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में? दो भागों में। ठीक है दोस्त, तो ये हम स्वरों का वर्गीकरण कर रहे हैं। ठीक है, एक लास्ट हमारा जो आता है, हवा जो है, हवा मुख या नाक दोनों से निकलता है उसके आधार पर। ठीक है, हवा जो है मुख और नाक, हवा मुख और नाक दोनों के आधार पर कितने भागों में आता है? तो ये दो भागों में आता है। एक होता है, पहला होता है निर्नुनासिक। क्या होता है दोस्त? निर्नुनासिक। निर्नुनासिक का मतलब देखो, निर्नुनासिक नाम से पता करना है हमको, कोई चीज रटना नहीं, इन्हीं के मतलब समझाना है। निर्नुनासिक मतलब नाक का प्रयोग नहीं होगा। ऐसे स्वर, ऐसे वर्ण, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में सिर्फ मुंह हवा जो है सिर्फ मुंह से हवा निकले, तो इनका उच्चारण करने में हवा जो है मुंह से निकले। तो ये सारे स्वर देख लीजिए, अ, आ, इनका उच्चारण करने में सिर्फ मुंह का प्रयोग हो रहा है, नाक का कोई प्रयोग नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्त, तो ये ई आदि जितने भी ये थे, ये सब इनका प्रयोग करने में जो है अ, आ, ई, उ मुंह से उपयोग हो रहा है। ठीक है, एक तो पहला ये था निर्नुनासिक, जिसका जो है मुंह से हवा सिर्फ निकले। दूसरा होता है अनुनासिक। ठीक है दोस्त, अनुनासिक। एक बार मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि आप एक बार, जैसे मैं बना रहा हूं डायग्राम, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप एक बार इसी तरीके से नोट्स बना लीजिए। रटने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, और कहीं से हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो ये हमारा एक बार नोट्स बना लीजिएगा आप, कहीं आपको कुछ नहीं देखना। इससे बाहर मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इससे बाहर नहीं आता। पहले पूछा जाता था कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। अब इस तरह के से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आप स्वरों के वर्गीकरण के आधार पे इनमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर भी धीरे धीरे वो टफ होता जा रहा है ना, एग्जाम भी हर लेवल का नहीं हो रहा। अब अनुनासिक का मतलब होता है जो हवा जो है ना, हवा नाक प्लस मुंह दोनों से निकलता है। कुल मिला के जो हवा जो ये अंग बिंदु वाला होता है, ये अंग हो गया, ये वाला जो चंद्र बिंदु वाला जो होता है, बोल के देखिए। जैसे ये हम अभी व्यंजन पढ़ेंगे, उसमें देखें प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर जो होता है अनुनासिक होता है। मतलब पंचमा अक्षर नंग अंग जो करके होता है, त थ द द न जो वाला होता है। जैसे देखिए हम अंधकार, देखिए अंधकार, देखिए ये जो चंद्र बिंदु, इनको बोले अंध, चांद, ऐसे चीज जो बोले। आंख लिखे, आंख देखिए, लिख के प्रैक्टिकल करके देखिए। आप जितना प्रैक्टिकल करिएगा उतना फायदा रहेगा आपके लिए। जो आंख लिखे हम, इसमें देखिए आंख जो मुंह, हवा जो है नाक और मुंह दोनों से हवा जो निकलती है, ठीक है, उसको बोलते हैं दोस्त अनुनासिक वर्ण। ठीक है दोस्त, ये था हमारा अनुनासिक का। और इसी में एक और रह गया जो स्वर में आता है, वो आता है से अयोगवाह। अयोगवाह कितने होते हैं दोस्त? अयोगवाह जो होते हैं, दो होते हैं, अंग और अ होते हैं। ये अंग और अ, इसे बोलते हैं अनुस्वार। ये जो अंग होता है ना, ये इसको बोलते हैं अनुस्वार। और जो ये अ होते हैं, इसे बोलते हैं दोस्त विसर्ग। ठीक है दोस्तों, ये होता है विसर्ग। तो इनको, या वैसे उच्चारण काल के आधार पर इनको व्यंजन माना गया है, वैसे ये स्वर है नहीं, क्योंकि देखिए ये ना किसी से मिलके बना होता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्वर। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें व्यंजन में। तो हमारे ये वर्णमाला से ना, देखिए दोस्तों, वर्णमाला से एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। और ये पहले की तरह नहीं पूछता था कि वर्ण कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, ये वो सो। अब ये स्वरों के वर्गीकरण में पूछ देते हैं। व्यंजन में हम पढ़ेंगे कल अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, कंठ, तालव्य कौन से वर्ण होते हैं, स्पर्शी व्यंजन कौन से होते हैं, अंतस्य व्यंजन कौन से होते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।